डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हरियाणा की राजनीति में या सियासी बिसात पर कुछ ऐसे पासे डाल दिए हैं जिसके बाद हर मोहरा अपने आप को किंग मेकर या बादशाह समझने लगा है, वजीर समझने लगा है। वो चाहता है कि उसको उतनी ही तवज्जो मिले जितनी उसके हल्के में किसी और व्यक्ति को मिल रही है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। बीजेपी ने हालांकि 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों में जो 90 विधानसभा सीटें आती है उनमें से 44 पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड दर्ज की थी और 46 पर कांग्रेस ने लीड दर्ज की थी। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दोनों पार्टियों में उतना ही बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के साथ एक फैक्टर ये काम कर रहा है कि जिन कार्यकर्ताओं को पिछली बार टिकटें नहीं मिली थी वो इस बार और जोर से ढंग से दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि उनके हलकों में अगर बीजेपी पिछड़ी है तो उनका दावा है कि इस बार वो जीत दिलाने में सक्षम है। लेकिन आज हम बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने फॉर्म भरवाए, कांग्रेस ने उम्मीदवारी की दावेदारी करने वाले लोगों से पर्चे दाखिल करवाए हैं, उनसे उनका बायोडाटा लिया है, वो कब से कांग्रेस में हैं ये पूछा गया है, किस पद पर है ये पूछा गया है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं ये पूछा गया है। और इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे दावेदारी तय होती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इंटरनल सर्वे भी करवाया जा रहा है, जिताऊ उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई है, कांग्रेस के आज आखिरी दिन था और करीब 1000 से ज्यादा दावेदार टिकटों के सामने आ चुके हैं। मतलब हर सीट पर करीब 10 से 15 लोग दावा कर रहे हैं, कैंडिडेट हालांकि एक ही होना है। तो ऐसे में कांग्रेस किसको चूज करेगी, किसका चयन किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या जो बच जाएंगे, जो दावेदारी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के उतना ही साथ रहेंगे जितना उन्हें टिकट मिलने पे होना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में ढेर सारे एक एक सीट पे दावेदार आए थे, और जब टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद जो दावेदार अपने आप को मान रहे थे टिकट का, अंदर खाते खबर ये आई थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां लोकसभा में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत के आई थी, वहीं विधानसभा चुनाव आते आते वो 40 सीटों पर सिमट गई थी। अब दावेदार ज्यादा होने से नुकसान होता है या फायदा होता है, ये तो कांग्रेस को जो है तय करना होगा, लेकिन इसकी समीक्षा, इसकी विवेचना होनी बेहद जरूरी है। और क्या दावेदारी खुद से की जा रही है या कांग्रेस के नेता अपने अपने जिन लोगों को टिकटें दिलवाना चाहते हैं उनसे दावेदारी करवा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे भी कांग्रेस के भीतर जितने गुट हैं उनका खुलासा होता है। हमारे साथ हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। कांग्रेस में कैंडिडेटों की बाढ़ आ चुकी है, और ये बाढ़ किस ओर इंडिकेट करती है, ये बाढ़ किस ओर बताती है कि कांग्रेस की बयार किस ओर बहेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार नवाज जी। कई दिनों के बाद आज आपसे संपर्क हुआ है, और आज बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस में दावेदारों की बाढ़ सी आ गई है, बयार सी बह रही है। कैसे देखा जाए सर? जी नवाज जी, आप चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए हरियाणा के दौरे पर थे जी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे थे, आप लोगों की नब्ज जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चुनावी माहौल है। इसीलिए हम 3-4 दिन चर्चा नहीं कर पाए, और आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू किया है। चुनाव जो जो नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से
अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र मांगने शुरू किए, उनके नाम मांगने शुरू किए हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, वो अपना अपना नाम देना चाह रहे हैं, वो टिकट के दावेदारी जता रहे हैं। अब देखिए हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1000 से ज्यादा दावेदार अपना अपना आवेदन दे चुके हैं। 31 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख दी है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ये आवेदन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी आवेदन ले रही है। वो अलग से आवेदन ले रही हैं, उनके समर्थक उनको आवेदन दे रहे हैं, तो हुड्डा समर्थक दीपक बावरिया को अपने आवेदन दे रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस समर्थकों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए, 2019 में कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट हरियाणा से नहीं मिली थी। इस बार 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें हासिल की और 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त ली है। उसके बाद से कांग्रेस नेताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, उनको लग रहा है कांग्रेस का माहौल है। और देखिए ज्यादा टिकटार्थी होने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी खुल के आ सकती है, नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन इससे ये बात तो तय है कि कांग्रेस का माहौल नजर आ रहा है। देखिए जब किसी पार्टी का माहौल होता है तो पार्टी के नेता टिकट लेने के लिए भागदौड़ करते हैं। ये 1000 तो वो दावेदार हैं जो शैलजा के गुट से अलग है। इन 1000 प्रार्थियों के अलावा कुमारी शैलजा के पास जो और दावेदारों ने अपने दावे दिए हैं वो अलग है। तो इससे ये बात है कि कांग्रेस में टिकट लेने वालों की भीड़ है, इसका मतलब कांग्रेस का माहौल है हरियाणा में। चर्चा को जरा जब आपने कहा कि दीपक बावरिया अलग ले रहे हैं और कुमारी शैलजा अलग आवेदन दे रही है, चर्चा को इस ओर मोड़ते, ये कांग्रेस में ये सिलसिला कब खत्म होगा नरेंद्र जी? कांग्रेस जब माहौल बनने लगता है तब इस तरह की सूचनाएं या खबरें आने लग जाती हैं कि कांग्रेस में तो एक धड़ा कुछ और कर रहा है, दूसरा धड़ा कुछ और कर रहा है। अगर आप यात्राओं की बात करें, कोई हिसाब मांगो यात्रा अपने हिसाब से चला रहा है, कोई हिसाब मांगो यात्रा अपने हिसाब से चला रहा है। हालांकि अलग ये कह चुका है कि भाई आप कम से कम भीतर अगर एकजुट नहीं है तो अंदर ऊपर से तो एकजुटता दिखाओ। देखिए डबास जी, कांग्रेस में गुटबाजी का माहौल शुरू से रहा है। हमने ये देखा, चाहे आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, चाहे राजीव गांधी का समय रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का समय रहा हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हमेशा से रही है और गुटबाजी खुल करके नेताओं ने की है, एक दूसरे के खिलाफ खुल करके बोलते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुद्दा बनाती रही है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। मुझे कहती रही पहले तुम लोग आपस में निपट लो, उसके बाद तुम हम लोगों से निपटना। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का मोह इस बार भारतीय जनता पार्टी से उठा हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक टिप्पणी की थी, मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ना जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे हमला बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एक निपटी हुई पार्टी के निपटे हुए नेता आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं, एक दूसरे को निपटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो पार्टी खैर निपटी नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए फिर से उभर के आई है पार्टी, तो खैर नहीं निपटी या फिर, लेकिन नेता जरूर एक दूसरे को निपटा रहे होते हैं। ये कांटा निकालने के रिवाज तो हरियाणा में भी कांग्रेस की। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, नेता एक दूसरे को जरूर निपटा रहे होते हैं। और कांग्रेस ने तो अपने कई नेताओं को निपटाया। जो नेता यहाँ से निपट गए वो भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिए, भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकटें दी, उन्हें चुनाव लड़वाए और अब फिर वो टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं। उसमें
किरण चौधरी आप देखिए अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। कुलदीप बिश्नोई, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद हैं, अशोक तंवर, तो कई बड़े नाम हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इन बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन इस आज जो इसमें माहौल नजर आ रहा है जी, जी, जी। वो लग रहा है कि ये जनता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट नजर आ रही है। हम्म, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चुनाव लड़वा करके कितना फायदा ले पाएगी ये समय बताएगा। समय बताएगा जनता। लेकिन हम अगर आज ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं, अफसरों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अफसरों का मोह भी कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। वो भी साफ कह रहे हैं कि जो लोग काम करवाने जा रहे हैं कह रहे हैं 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बाद काम करवा लेना, सरकार बदल रही है। अफसरों ने ये बात कहना शुरू कर दिया है। बाकी सवालों पे बाद में आएंगे। देखिए, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक तो अधिकारी लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस बार क्या होने जा रहा है, और उसके बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं, और लोकसभा चुनाव से ही आप उनको ये पता चल गया था कि माहौल जो है वो बीजेपी के या सत्ता के हक में नहीं है। तो कई अधिकारियों पे आरोप लगे इस तरह के कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया या सरकार के खिलाफ काम किया। और अब जैसे आपने कहा कि अधिकारी कह रहे हैं कि 2 महीने रुक जाइए, इसका मतलब सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक तो अधिकारी लोग होते हैं, देखिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। देखिए 2 महीने पहले लोकसभा चुनावों में जी, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव परिणाम आए, 2019 के चुनावों में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। जी, इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई है और कांग्रेस ने इसका फायदा लिया है। कांग्रेस के पास 5 सीटें गई हैं 10 में से। कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले लगभग 20% वोट अधिक लिए हैं। हाँ, 20% वोट मायने रखते हैं अगर बढ़ोतरी होती है। अफसर मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ सरकार का माहौल बनाने और बिगाड़ने में भी अहम रोल अदा करते हैं। जी, किसी सरकार को निपटाना हो तो वो भी अफसर उसमें रोल अदा करते हैं, सरकार बनाने में भी उनका रोल रहता है। देखिए कई योजनाएं ऐसी है जो फिजिबल नहीं थी, लेकिन घोषणाएं करवा दी गई, और जब उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम जब शुरू हुआ, उनको लागू करने का काम शुरू हुआ, तो लोगों को भारी दिक्कतें हुई। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये कोशिश की कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, जिसके तहत उन्होंने जगह जगह पोर्टल लागू किए। उन्हें लगा कि जनता को सरकारी दफ्तरों में ना चक्कर काटने पड़े, सरकारी बाबों के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने हर चीज ऑनलाइन करने की कोशिश की, लेकिन इन अफसरों ने सरकार को फेल करने के लिए उन पोर्टल को भी फेल कर दिया, ताकि लोग पोर्टल पे जाएं जरूर लेकिन उनके काम ना हो। और जब वो सरकार के बाबू के पास जाते थे, बाबू कहते थे ये तो ऑनलाइन काम होगा, ये तुम्हारा काम नहीं हो सकता, ये तो ऑनलाइन होना है। और ऑनलाइन के लिए कहते थे आज सर्वर डाउन है, आज ऑनलाइन करते हुए ये एरर आ गया, आज तुम्हारा नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, अब इसे ठीक करवाना पड़ेगा। लोग इस बात को लेकर के दुखी रहे, परेशान रहे, इसकी वजह से सरकार बैकफुट पर चली गई। मैं वापस उस पे आऊंगा जो आवेदन इतने सारे कांग्रेस के आए, लेकिन एक सवाल इसमें, जब अधिकारियों की और कर्मचारियों की बात चल पड़ी है ना इनकी, अब तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर्मचारियों की ओर से शुरू हो गई है। देखिए परसों शाम को जो हंगामा हुआ मुख्यमंत्री के निवास पर, वो देखिए, और अब लगभग हर तहसील में, और जो ये कच्चे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, ये निश्चित तौर पे सरकार के लिए बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि इलेक्शन सिर पे है और लोगों के काम नहीं हो रहे। एक तो पोर्टल समस्या, ऊपर से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का समय है जी। आप देखिए कुछ दिन पहले, सबसे पहले निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, गोपाल कांडा ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की। जी।
उसके बाद उन्होंने तो सरकारी सीटें कर्मचारियों मांग ली। की उन्होंने सीधे गोपाल कांडा ने 15 सीटें मांग ली, तो नैनपाल रावत ने अपने कामों की सूची मुख्यमंत्री को थमा दी। उनको बताया कि अधिकारी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, लोगों के काम नहीं हो रहे। मनाना मुश्किल हो गया था उनको, बड़े सरकार बचाने के लिए मनाना बड़ा जरूरी था। और आप देखिए अभी पिछले हफ्ते स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की, डॉक्टर तक हड़ताल पर चले गए, पब्लिक परेशान रही। लोग स्वास्थ्य, आप देखिए बीमारी का समय है, बरसात के समय में वायरल बुखार, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां होती है और गरीब आदमी सिविल हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहां लोगों को कोई अटेंड करने वाला नहीं था। वो उन्होंने पूरा समय पिछले हफ्ते हड़ताल रखी और अब 2 दिन पहले बिजली कर्मचारियों ने जिस तरह मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया, वहां पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, कई कर्मचारियों को चोटें भी आई। तो कर्मचारी भी अब सरकार के खिलाफ दिखाई देने लगे। अच्छा, जो हम कांग्रेस को हम कह रहे हैं गुटबाजी और इस तरह की चीजें, ये तो बीजेपी में भी दिखने लगी है। आप देखिए जो हिसार में बस अड्डे का मुद्दा था, उसमें नेता एक दूसरे को निपटा रहे हैं। कोई शक वाली बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर आप देखिए मंत्री गुप्ता जी ने, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हिसार के मंत्री का कि उनका बस अड्डा शहर से बाहर जाया जाए, उसके लिए उन्होंने जमीन देख ली, जमीन फाइनल कर दी, प्रोजेक्ट उन्होंने ओके करवा लिया, सारी तैयारियां हो गई। तभी सुमित्रा महाजन, भारतीय जनता पार्टी, सावित्री जिंदल ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बस अड्डा शहर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सावित्री जिंदल ने, जो दुकानदार इसका विरोध कर रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे शहर से बाहर जाने का, उन्होंने उनका साथ दिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करूंगी। तो ये उनकी गुटबाजी। और आप ये देखिए, बात यही नहीं है, आप गुड़गांव में देखिए, आरती राव ने सीधा सीधा घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, चाहे मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा की 13 सीटों पर उनका असर है। 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर अहीरवाल का असर ज्यादा दिखाई देता है, और उसके अहीरवाल की सीटों, 11 सीटों के बिना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। अच्छा, राव साहब के तेवर भी इस बार लोकसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी बेटी आरती इस बार चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार अपने मुंह से घोषणा की है, और आरती ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां परिवारवाद के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है, और भारतीय जनता पार्टी क्यों, बल्कि ये मुद्दा, ये एजेंडा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रहा है सरकार की भी। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अगर ये एजेंडा उठाया तो ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा था। तो यही वजह है कि कांग्रेस में जो है दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, और फिर वो चाहे गुटबाजी के शक्ल में सामने आए या फिर ये कहें कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अलग अलग नेताओं के जो समर्थक है, वो अति उत्साह में, इसलिए उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है उनके लिए। देखिए, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा है गुटबाजी। और कांग्रेस में तो गुटबाजी इस हद तक है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सार्वजनिक तौर से मंचों पर बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो मैदान में ऐसे उतर आते हैं जैसे कोई विपक्ष उनके साथ आ रहा हो, दूसरी पार्टी के नेता उनके सामने। अच्छा, इसको डेमोक्रेसी का नाम दे देते हैं। पार्टी की डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र अलग चीज है, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन होना वो बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने की आजादी है, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ये वो डिसिप्लिन तोड़ रहा है। नवीन जी, सार दे दीजिए, जो कांग्रेस के लगातार इतने, कल आखिरी तारीख है और इतने आवेदन आ रहे हैं, एक दिन में 1000 आवेदन अगर आ जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए ये अशुभ संकेत है, या कांग्रेस को इससे कुछ सोचना विचारना होगा कि अगर इतने आवेदन आ रहे हैं तो जो
जो टिकटों के दावेदार हैं उनको अगर टिकटें नहीं मिली है तो उनको मनाना भी है आगे चल के? देखिए, जो आवेदन आ रहे हैं उनमें से कुछ आवेदकों को तो ये पता होता है उन्हें टिकट नहीं मिल रही। अच्छा। वो अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ आवेदक तो आवेदन करते हैं, उन्हें पता है टिकट उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन जो टिकट मिलेगी कम से कम वो उनको मनाने उनके घर जाएंगे, उनकी राजनीति चलती रहेगी। कुछ आवेदक तो हमेशा ऐसे रहते हैं जी। लेकिन जो सीरियस आवेदक हैं वो भी आधे से ज्यादा हैं। आवेदकों की कमी नहीं है, आवेदक बहुत ज्यादा हैं। अब वो कांग्रेस किस तरीके से उन्हें मनाएगी, और अगर नहीं मना पाई तो कांग्रेस को इनका नुकसान भी हो सकता है। आप देखिए, फरीदाबाद के लोकसभा चुनावों में हुड्डा के संदीप पलवल से करण दलाल, उन्होंने टिकट ना मिलने पर कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी कि अगर टिकट ना बदली गई, मुझे टिकट ना दी गई तो इसके परिणाम कांग्रेस देख लेगी और उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। इसी तरीके से विधानसभा चुनावों में भी आज पार्टी आवेदन तो मांग रही है, लेकिन अगर इन आवेदनकर्ताओं को ना मनाया गया, टिकट नहीं मिली, तो ये एक दूसरे की खिलाफत भी कर सकते हैं और उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। एक तरफ कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, दूसरी तरफ पार्टी के नेता एक दूसरे की खिलाफत करने लगे, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उठाएगी, कांग्रेस से इसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ संगठन नहीं है, उसके बाद इतने सारी संख्या में आवेदन आना, उनमें से बहुत से सीरियस आवेदक भी हैं जो गंभीर हैं चुनाव लड़ने को लेके। ऐसे में टिकट हर हल्के से एक ही को मिलना है, तो कांग्रेस के सामने ये उत्साह की बात तो है ही, साथ में चुनौती भरा भी है। ये सार नवीन जी ने दिया है। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। ये शो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।